हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में चैप्टर 2 के क्लास 5th में हैं और क्लास 4th तक सारी कॉन्सेप्ट्स तो हो चुकी है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी करना ज़रूरी है, जो कि आपके बुक के लास्ट में दिया होता है ना, इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करके वर्कड आउट एग्जांपल्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग करने वाले हैं। तो सभी अपना अपना रीडिंग निकाल लें और अभी हम लोग देखने चल रहे हैं एग्जाम्पल 2.1। एग्जाम्पल 2.1 जरा बुक में पढ़ना। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एवरेज अर्ली अर्निंग्स। कौन सा क्वेश्चन है ये? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एवरेज अर्ली अर्निंग्स, इसके ऊपर क्वेश्चन है ये। तो देखो जरा, बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ 528 ऑब्जर्वेशन, तो n पता लग गया कि कितना है, 528 ऑब्जर्वेशंस। टेबल 2.5 गिव्स डेटा ऑन एवरेज अर्ली वेज एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दिया हुआ है। तो टोटल हो गया 528, ये आपके बुक में दिया हुआ है। और इन्होंने कहा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को x लेना है। x किसको लेना है? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को। किसको लेना है? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और y में लेना है हमें एवरेज अर्ली वेजेस। डॉलर में है, डॉलर में लिया हुआ है एवरेज अर्ली वेजेस। अब आगे देखो, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल 3, 5, 15, 12 सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन है आगे, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट हाउ y बिहेव्स इन रिलेशन टू x। y कैसे x पे बिहेव करता है? y कैसे, ये हो गया एवरेज अर्ली वेजेस। तो अब आगे है, फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल थ्योरीज ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स वी वुड एक्सपेक्ट एवरेज वेज टू इंक्रीज विथ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। हम लोग एवरेज वेज को जो है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के साथ अगर नॉर्मल भी बात किया जाए, तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसका एवरेज वेज क्या होता है? ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसका क्या होता है? ज़्यादा वेज होता है। तो ये हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप है। दैट इज वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, यानी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ज़्यादा होगा तो अर्ली वेज भी क्या होना चाहिए? वो भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इट वुड बी बैड न्यूज़ इफ सच वेयर नॉट द केस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैड न्यूज़। ये थोड़ा सा मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये कमेंट कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का वेज कम हुआ तो ये बैड न्यूज़ है सोसाइटी के लिए। फिर तो सब पढ़ना ही बंद कर देंगे कि पढ़ लिख करके क्या फ़ायदा। जब कम पढ़े लिखों की ज़्यादा सैलरी हो रही है तो कोई पढ़ना चाहेगा? फिर सोसाइटी तो अनपढ़ हो जाएगी, मूर्ख हो जाएगी। तो वही इन्होंने थोड़ा सा अपना कमेंट लिख दिया है कि इट वुड बी अ बैड न्यूज़ इफ़ इट वेयर नॉट द केस। आगे लिखा हुआ, द रिग्रेशन रिजल्ट बेस्ड ऑन द डेटा इन टेबल 2.5 आर एज फॉलोज। मतलब इन्होंने सारे x और y को एक्सपैंड कर दिया, उसके बाद से इन्होंने समेशन x निकाला, समेशन y निकाला, फिर x इंटू वाई निकाला और x स्क्वायर निकाला। इधर आ गया समेशन एक्स वाई, इधर आ गया समेशन एक्स स्क्वायर। अब आपको b2 का तो फॉर्मूला याद ही है ना, b2 इज इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन में n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, 528 ऑब्जर्वेशन का करना मुश्किल है, लेकिन आप इकोनोमेट्रिक्स थ्रू आर जब करोगे ना, आर वाला, तो उसमें हम लोगों ने वोल्टेज के सारे डेटा को लेकर के सीधा रिजल्ट आ जाता है रिग्रेशन का। कमांड कुछ होते हैं वो आपको लर्न करना पड़ेगा, आ जाएगा सीधा। तो यहाँ कितना आ गया? ये आ गया, सपोज करो 0.7241। फिर हमने y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x मीन। अब पढ़ाना नहीं है मुझे कुछ, बस उसको अप्लाई करना है। आज की क्लास बहुत ईजी होने वाली है। तो b2 आ चुका है, y मीन पुट कर दोगे, b2 पुट कर दोगे, x बार पुट कर दोगे तो b1 निकल जाएगा। लेट करो, b1 आ रहा है -0.0144। तो हमारा मॉडल बन गया y i हैट इज इक्वल टू -0.0144 प्लस 0.7241 और x, ये मॉडल बन गया हमारा एक्स आई। ठीक है, ये आ गया हमारा SRF। और ये सीधा निकाल करके दिया हुआ है इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में। और ये अब इसको आगे समझाना चाह रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती है। तो पहली चीज़ इन्होंने पूछा है
कि एज दीज रिजल्ट्स शो देयर इज अ पॉजिटिव एक मिनट, पॉजिटिव एसोसिएशन, एक मिनट बुक लाने दो, पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड अर्निंग्स। जरा देखना, ये जो है स्लोप इज पॉजिटिव, तो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। ये पहला ही क्वेश्चन होता है हर रिग्रेशन इक्वेशन के क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें पहला यही होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामीटर्स। मतलब आपको इंटरप्रेट करना लैंग्वेज में कि उसका मीनिंग क्या है, जिसमें से पहला है स्लोप 0.7241। ये बता रहा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसमें पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई आप पूरा लिख देना, दैट इज स्कूल, क्या था, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल ईयर्स लिख देते, अब इरेज नहीं करते हैं, आप लिख देना ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एवरेज आवर्ली वेज। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन हो गया। और भी इंटरप्रिटेशन है इसका, इफ एक्स आई इंक्रीजेस बाय 1, एक्स आई मतलब क्या, अगर कोई एक साल ज्यादा पढ़ा लिखा है, दैट इज इफ अ पर्सन इज मोर एजुकेटेड बाय 1 ईयर, अगर एक साल ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, देन हिज और हर जो भी है, हिज सैलरी, एवरेज आवर्ली सैलरी, एवरेज आवर्ली वेज, अभी हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिए, इंक्रीजेस बाय कितना, इंक्रीजेस बाय $0.7241। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दोनों अपना इंटरप्रिटेशन हो गया किसका, स्लोप का। अब इसका भी तो इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरसेप्ट का, -0.0144। नेगेटिव का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इट इज मीनिंगलेस या सेंसलेस, कुछ भी लिख सकते हो। इट हैज नो इकोनॉमिक सेंस। नो इकोनॉमिक सेंस मतलब अगर किसी का, डेट इज अगर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, डेट इज अगर एक्स आई 0, अभी हम लोग एक्स आई बोल रहे हैं लेकिन आप लैंग्वेज में लिखोगे इफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज 0, यानी बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, देन एवरेज आवर्ली वेजेस विल बी, एवरेज आवर्ली वेज विल बी -0.0144। नेगेटिव, नॉनसेंस, ये नॉनसेंस बातें हो रही है, नेगेटिव वेज तो हमने कभी सुना ही नहीं है। एक और तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि मिनिमम वेज जो है, मिनिमम वेज इज 0, तो वेज 0 यानी वाई आई को 0 कर देंगे, वाई आई को 0 कर देंगे यानी कि -0.0144 प्लस 0.7241 एक्स आई को 0 करेंगे, तो यहाँ से एक्स आई की वैल्यू निकल आएगी 0.0144 बाई 0.7241, यानी कि मिनिमम वेज 0 हो सकता है। इसको सॉल्व करके आ रहा है, सपोज करो 0.0198, तो ये तो खैर ईयर्स में है तो कुछ महीना होगा, मतलब थोड़ा बहुत भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। 0.0198 ईयर्स कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब उसकी सैलरी 0 होगी। इसके ऊपर जो भी पढ़ा लिखा होगा उसकी सैलरी पॉजिटिव आएगी, ये भी मीनिंग निकलता है। तो दो, किसी भी चीज को दो नजरिए से या एक से ज्यादा नजरिए से भी देखा जा सकता है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब है ओकुन्स लॉ एग्जाम्पल 2.2। ओकुन्स लॉ पढ़ना जरा। बेस्ड ऑन द यूएस डेटा फॉर 1947 टू 1960, 1947 से 1960 तक में, तो इसमें है ओकुन्स लॉ में 1947 से 1960 द लेट अर्थर ओकुन ऑफ द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन and a former chairman of the President's Council of Economic Advisors obtained the following regression known as Okun's law. इन्होंने ये following regression निकाला, -0.4 xt -2.5। अब है, आप अगर इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो ये हो जाएगा -0.4 xt और प्लस में आ जाएगा 2.5 इंटू 4 1 आ जाएगा ना, +1।
YT is change in the unemployment rate percentage points. XT is the percentage growth rate in real output as measured by real GDP. तो XT जो है वो है हमारा, XT क्या है? परसेंटेज ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट परसेंटेज इन जीडीपी, जीडीपी में मेजर किया जा रहा है। YT जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का चेंज है, चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज पॉइंट में निकाला गया है। 2.5 इज लॉन्ग टर्म और ट्रेंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट historically observed in the United States. In this regression, the intercept is 0 and the slope coefficient is minus 0.4. काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ, आप उसको पढ़ सकते हो। ये माइनस 0.4 क्या बता रहा है कि अगर जीडीपी 1% से ग्रो किया है तो अनएम्प्लॉयमेंट 0.4% से डाउन हुआ है। भाई जीडीपी ग्रो किया यानी मतलब ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ है तो जॉब्स आएंगी, जॉब्स आएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो है वो कम होगा, इसलिए नेगेटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है। तो सही है बिल्कुल इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और कितने से कम हो रहा है? 0.4% से कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी सारी बातें हैं, आप इसमें पढ़ सकते हो कि अगर XT इतना होगा तो YT कितना होगा। और ये इंटरसेप्ट क्या बता रहा है? इंटरसेप्ट इज 1। ये बता रहा है कि अगर ग्रोथ रेट 0 है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हुआ है जीडीपी में, तो चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? 1%, वो फिक्स है। 1% से तो स्टार्ट होगा ही होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2.2। अब उसी तरीके से एग्जाम्पल 2.3 भी है। मतलब हर एग्जाम्पल अलग अलग स्फीयर ऑफ लाइफ से लिया गया है। कोई एजुकेशन सेक्टर से लिया गया है, कोई अपना कहाँ से लिया गया है, मतलब फाइनेंस से लिया गया है, कोई स्टॉक प्राइस से लिया जाएगा, कोई एंटिक पीस का जो सेलिंग होता है, ऑक्शन लगते हैं वहाँ से लिया जाएगा, कोई मेडिकल से लिया जाएगा, बहुत हर जगह यूज़ होता है स्टैट्स का। तो स्टॉक प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, इसका हेडिंग है स्टॉक प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। इसमें है बच्चे, स्टॉक प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट्स आर की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। Investors in stock market and individual or institutional watch very carefully the movement in the interest rate. आप देखते हो कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक में, तो वो लोग दिन भर चेक करते रहते हैं। जैसे ही किसी कंपनी का शेयर गिरा वो तुरंत उसमें अपना पैसा लगा देते हैं, तो कम में परचेज कर लेते हैं, और जैसे ही बढ़ता है फिर वो उसको बेच देते हैं, इसी में वो कमाते हैं। Since interest rates represent the cost of borrowing money, they have a vast effect on investment and hence on the profitability of a company. Macroeconomic theory would suggest an inverse relationship between stock price and interest rate. Macroeconomic theory कहता है कि stock price और interest rate में क्या होगा? Inverse relationship होगा, यानी अगर interest rate ज़्यादा हो गया मार्केट में तो स्टॉक प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अब लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, लोन लेकर के शेयर खरीदते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट ही बढ़ जाएगा तो लोन लेकर के शेयर कौन खरीदेगा? प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं, तो प्राइस अपने आप, स्टॉक की प्राइस क्या होगी? कम हो जाएगी। एज अ मेजर ऑफ स्टॉक प्राइस लेट अस यूज द S&P 500 कंपोजिट इंडेक्स। इंडेक्स नंबर आपको नहीं पढ़ाया गया है, नहीं तो इंडेक्स नंबर एक मेजरमेंट का पैरामीटर होता है जो कि बताता है कि कितना प्राइस राइज हुआ है या कितना मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, कितना ग्रोथ रेट हुआ है। मान लो अगर किसी का इंडेक्स नंबर आ गया 120, इसका मतलब है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार 20% इंक्रीज हुआ है। किसी का आ गया 97, इसका मतलब पिछले बार के मुकाबले 3% कम हुआ। वो हमेशा 100 पे ही निकलता है इंडेक्स नंबर, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, कोई कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको नहीं पढ़ाया गया है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ाया जाता है, कोई बात नहीं, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। As a measure of stock price, let us use the S&P 500 Composite Index 1941-43। इन्होंने 10 years का गैप का लिया था। एंड एज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट लेट अस यूज द 3 month का क्या कर रहे हैं ये लोग? 3 month ट्रेजरी बिल परसेंटेज टेबल 2.6 फाउंड ऑन द टेक्स्ट बुक वेबसाइट। टेबल में कुछ ऐसे शो कर रहा है, आप देखोगे तो लाइक दिस वे, ऐसे कुछ पॉइंट्स है, दिख गया आपको?
ट्रेजरी बिल रेट टेबल 2.6 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वेबसाइट गिवन, ठीक है। प्लॉटिंग दीज डेटा वी ऑब्टेन द स्कैटर डायग्राम एज शोन इन फिगर, यानी कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है ऐसे, और नॉन लीनियर भी है। तो इन्होंने ऐसा कुछ बना दिया, वाई टी इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 1 by xi plus ui. Note that equation 2.23 is a linear regression model. ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है लेकिन सिर्फ पैरामीटर में, वेरिएबल में नहीं है। ये दिस इज LIP बट नॉट LIV। LIV नहीं है। देखो ना, xi का पावर क्या है, -1, +1 तो है ही नहीं, ये तो LIV होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम लेट कर लें z इज इक्वल टू 1 by x, तब हमारा मॉडल जो है बीटा 1 प्लस बीटा 2 z प्लस यू आई, ये हो जाएगा LIP भी और LIV भी। तो इस तरीके से निकाल करके इन लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया, तो इनका पैरामीटर आ गया वाई टी हैट इज इक्वल टू 404.4067 प्लस 996.8661 बाई एक्स टी। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, x दिया था, y दिया था, तो z इज इक्वल टू 1 बाई एक्स मान लिया, फिर yz मान लिया और z स्क्वायर मान लिया, फिर समेशन z स्क्वायर, समेशन yz, समेशन z, समेशन y, और रिग्रेशन पूरा किसका किस पे करा दिया, y का z पे करा दिया। तो बीटा 2 और बीटा 1 इन दोनों का भी एस्टिमेटर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, पैरामीटर निकालना है तो। इसलिए कहा जाता है कि LIP होना जरूरी है, LIV हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस वेरिएबल को तो ट्रांसफॉर्म हम कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन ने काफी कुछ बता दिया कि आप ट्रांसफॉर्म करके पैरामीटर अपना निकाल सकते हो। अब देखो जरा इसमें क्या क्या इंटरप्रिटेशन होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामीटर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामीटर्स। y क्या था, S&P 500 इंडेक्स था, और x क्या था, ट्रेजरी बिल रेट परसेंटेज में था। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामीटर्स, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि इफ 1 बाई xi इंक्रीजेस बाई 1, क्योंकि वेरिएबल की जगह पे ये है, इंक्रीजेस बाई 1, then yt changes by बीटा 2। b2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 996.866, 996.866 यूनिट्स। ठीक है, अब जिस यूनिट में दिया होगा इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर इतने से बढ़ जाएगा। अब है दूसरा भी तरीका है, आप रेट ऑफ चेंज निकाल लो। रेट ऑफ चेंज निकालोगे dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालोगे तो इसका आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा, और -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस फिर क्या आएगा, 996.866 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या आ गया, माइनस बीटा 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो बीटा 2 को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीटा 2 इज इक्वल टू स्लोप, ये कह सकते हो कि स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस, तब मिलेगा हमें बीटा 2। यानी बीटा 2 का इंटरप्रिटेशन ये होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब मान लो कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना होता है, एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप इंटरप्रेट कर सकते थे, 2 डाल देते तो फिर dy बाई डी एक्स स्लोप इसका निकल जाता कि माइनस बीटा 2 अपॉन, तो dy बाई डी एक्स निकल जाता, कितना आता, माइनस 996.866 बाई 2 का स्क्वायर। सॉल्व करके आ जाता ये अपना स्लोप। ठीक है, इसका ग्राफ जो है आप देख ही रहे हो, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये एक लेवल पे आकर के क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। पैरेलल हो जा रहा है मतलब इसके नीचे कभी नहीं जाएगा। और वो लेवल कौन सा होगा, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको,
अगर x की जगह इन्फिनिटी डाल दोगे तो ये बच जाएगा, क्योंकि 1/∞ क्या हो जाता है, 0। तो चलो जरा इसको देखते हैं। अगर लिमिट लगाते हैं xt टेंड्स टू इन्फिनिटी yt पे, तो बच जाएगा क्या, लिमिट xt टेंड्स टू इन्फिनिटी, मॉडल है हमारा कितना, 129.3414 और माइनस 99.4014 xt, 1/xt है या xt है? अच्छा, मैंने कोई दूसरा मॉडल ले लिया, 1 मिनट रुक जाओ, आगे वाला ले लिया। लिमिट लगाएंगे तो लिमिट आ जाएगा 404.4067 प्लस में 996.866 बाई xt। अब जैसे ही इन्फिनिटी जाएगा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो yt टेंड्स टू 404.4067, दैट मीन्स इट इज़ द लेवल ऑफ 404.4067, इसकी तरफ जा रहा है, और इधर है xt और इधर है yt। तो ये हो गया इसका स्टैटिटी लेवल, इसके नीचे नहीं जाएगा कभी भी, मिनिमम वैल्यू इतनी ही तक जाएगी। क्लियर? तो ये सब मॉडल में है, घबराओ नहीं, ये हमें चैप्टर 5 में भी पढ़ना है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पर? डिटेल इन चैप्टर 5। रेसिप्रोकल मॉडल है हमारे कोर्स में, एंजल एक्सपेंडिचर का, फिलिप्स का, सब कुछ इसी के अंदर में पढ़ना है हमें। तो ये हो गया 2.3। अब 2.4 आप लोग खुद करोगे, मीडियन होम प्राइस एंड मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी वही है, इजी है, समझ में आ जाएगा। इसमें भी कुछ वैसा ही है, एग्जाम्पल 2.4 में भी उसी टाइप का है, लाइक दिस वे। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है, कुछ 1/x का है। जो मेन है वो है एग्जाम्पल 2.5, जिस पे हमें टाइम देना है। अब ये जो है ना 2.5, ये एंटीक क्लॉक प्राइस वाला जो है, ये एग्जाम्पल है। तो इसका हेडिंग लिख लो, एंटीक। ये चैप्टर 4 तक चलेगा, ये बहुत सारे चैप्टर में यूज़ होगा। तो इस एग्जाम्पल को करना जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम्पल का यूज़ हम लोग चैप्टर 3 में भी करेंगे, सेम एग्जाम्पल चैप्टर 4 में भी आएगा। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, एंटीक क्लॉक्स एंड देयर प्राइसेस। तो एंटीक क्लॉक एंड देयर प्राइसेस में जरा पढ़ना, ये क्या दिया हुआ है, रीडिंग निकालना। Antique clocks and their prices. The Triberg Clock Company of Skonatbach, Germany holds an annual antique clock auction. ठीक है, antique clock का auction लग रहा है annual. Data on about 32 clocks, यानी 32 clocks है हमारे पास, उस पे डेटा दिया हुआ। The age of clock, the number of bidders and the price of the winning bid in marks are given in table 214 in problem 2.19. नोट दैट दिस ऑक्शन टुक प्लेस अबाउट 25 ईयर्स अगो। ठीक है, 25 साल पहले हुआ था। और अब एग्जाम्पल में देखना है जहां ये डेटा दिया हुआ है एंटी क्लॉक का, 2.19 में दिया हुआ है, मिल गया। तो इसमें देखोगे ऑक्शन डेटा ऑन प्राइस एज ऑफ क्लॉक, तो इसमें ना दे रखा है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस तो बस ऐसे ही काउंटिंग के लिए है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 1 2 3 4 से लेकर के 16 तक दिया हुआ है, और डेटा काफ़ी लेंदी हो रहा था, इसलिए इन्होंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो बगल में फिर 32 तक है, तो हम सारे को एक साथ लिखेंगे। फिर प्राइस है, फिर एज है, और फिर नंबर ऑफ बीडर्स है। नंबर ऑफ बीडर्स मतलब कितने लोग उसके लिए बोली लगा रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ का एंटिक वैल्यू ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ बीडर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना। तो प्राइस दे रखा है, जैसे पहले वाले का है 1235, एज है 127 साल पुरानी घड़ी है, नंबर ऑफ बिडर्स 13 है। फिर निकला 1080, थोड़ा सा कम पुराना है, 115, तो उसका प्राइस भी कम है और एक बिडर कम हो गया, लाइक दिस वे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही कुछ हो, फिर आगे चल करके बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, इस तरीके से। कहीं एक जगह है 552, तो ये तो बहुत ज़्यादा है ना, 150 साल पुराना है, तो इसका तो 13 से भी ज़्यादा होना चाहिए अगर पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन सिर्फ 9 है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या क्या है। तो फिर यहाँ पर अब हम लोग रिग्रेशन रन कराएंगे। रिग्रेशन क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो पहले बार में प्राइस वर्सेस एज करेंगे,
और दूसरे बार में प्राइस वर्सेस नंबर ऑफ बीडर्स करेंगे। यही करना चाह रहे हैं हम लोग कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर प्राइस को रिग्रेस करा रहे हैं किस पे, एज पे। यहाँ पे प्राइस को नंबर ऑफ बीडर्स पे, मतलब नंबर ऑफ बीडर्स ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा है क्या, ऐसा कुछ रिलेशनशिप निकल रहा है। यही हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। या किसी घड़ी की एज ज़्यादा है तो क्या प्राइस भी ज़्यादा है। तो यानी यहाँ पर एज को ले लेंगे क्या, एक्स, समझ में आ रहा है। प्राइस को क्या ले लेंगे, वाई, और फिर निकालेंगे हम लोग एक्स वाई, और फिर निकालेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई, समेशन वाई, समेशन एक्स। यहाँ पे सब कुछ निकालेंगे, B2 B1 सब कुछ निकालेंगे। और इसका मॉडल आ गया B2 B1 निकालने के बाद, प्राइस इज इक्वल टू -191 पॉइंट, प्राइस इज इक्वल टू -191.6662 प्लस 10.4856 एज। दिस इज आवर मॉडल 1। मॉडल 2 में, मॉडल 2 में अब क्या करेंगे, x मानेंगे नंबर ऑफ बीडर्स को, नंबर ऑफ बीडर्स को, y मानेंगे किसको, प्राइस को, और फिर उसी तरीके से एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे समेशन लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे समेशन एक्स वाई, यहाँ पे लेंगे समेशन वाई, समेशन एक्स। यहाँ भी हमारा B2 और B1 निकलेगा, इसका भी मॉडल आ जाएगा। सेकेंड मॉडल हमारा आ गया, प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस इज इक्वल टू 807.9501 प्लस 54.5727 बिडर्स। दिस इज मॉडल 2। अब दोनों मॉडल को थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। मॉडल 1 में क्या क्या है, मॉडल 1 में ये जो स्लोप कोफिशिएंट है ये क्या बता रहा है, स्लोप कोफिशिएंट ये बता रहा है 10.4856 कि अगर कोई घड़ी 1 साल पुरानी है तो उसका प्राइस जो है इतने से बढ़ जाएगा, डॉलर में है तो डॉलर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इफ अ क्लॉक, जाहिर सी बात है एंटी क्लॉक की ही बात हो रही है। इफ अ क्लॉक इज 1 year older, 1 year older, then price increases by 10.4856 यूनिट्स। ठीक है, और इस नेगेटिव का कोई रोल है क्या, नहीं बच्चे, नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब एज 0 होगा तो नेगेटिव में प्राइस, ऐसा तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, 191.6662 हैज नो इकोनॉमिक सेंस, नो इकोनॉमिक सेंस। लेकिन हम लोग मिनिमम एज निकाल सकते हैं। मिनिमम एज के लिए क्या करेंगे, प्राइस को कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 80, नहीं मॉडल 1 का तो अलग है ना, -191.6662 प्लस 10.4856 एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम एज निकल जाएगा, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 191.6662 बाई 10.4856, यानी एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18.27, अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स। तो कम से कम 19 साल तो एज निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो मिनिमम एज इज 19 ईयर्स। अब ऐसा ही कुछ मॉडल 2 के साथ भी करेंगे। मॉडल 2 में किस पे करेंगे, नंबर ऑफ बीडर्स पे करेंगे। मॉडल 2 में ये जो है 54.5727 ये बता रहा है कि अगर बीडर 1 से इंक्रीज हुआ, अगर एक ज़्यादा इंसान अगर बोली लगा गया तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी। कितने से प्राइस बढ़ेगी, 54.5727 डॉलर से। और ये बता रहा है कि अगर एक भी बिडर नहीं है फिर भी, अब जैसे म्यूजियम में कुछ चीज़ें रखी जाती हैं उसके तो बिडर नहीं होते ना, ऐसा नहीं है कि बिडर नहीं हो सकते, लेकिन अगर बिडर नहीं है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो हिस्टोरिकल चीज़ है तो उसको हम लोग म्यूजियम में रख सकते हैं। तो भी उसका कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा। तो मिनिमम प्राइस किसी भी क्लॉक का 807.9501 है। अगर एक भी इंसान ने बोली नहीं लगाई तो भी इतने का तो है ही वो। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस ऑफ अ क्लॉक इज
807.9501 even if there is no bidder, even if no bidder। और दूसरा जो है वो क्या है, $54.5724 को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर एक बिडर बढ़ गया तो फिर प्राइस जो है क्लॉक का वो इतने से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये थे टोटल 5 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। अब इसके बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे बच्चे। तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन असाइनमेंट में और फिर पीपी से ढूंढ करके क्वेश्चन दिया जाएगा। पीपी से चैप्टर 2 में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो खाली चैप्टर 2 से पूछा गया हो। 2 और 3 जब दोनों पढ़ लेते हो तब एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। इसलिए पीपी जो है, जरूरी नहीं कि हर चैप्टर का पीपी आपको अलग अलग मिलेगा। 2, 3 का कंबाइंड पीपी होगा, 4 का अलग होगा, 5, 6 का कंबाइंड होगा, ऐसे ही होगा। मतलब जब जिसके साथ पेयरिंग करके आता है उसको वैसे ही रखा गया है। तो असाइनमेंट मिलेगा आपको चैप्टर 2 का, असाइनमेंट करेंगे फिर हम लोग चैप्टर 2 का, जिसमें बैक के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो असाइनमेंट का पीडीएफ भी है जो कि ड्राइव पे होगा, आप पहले पीडीएफ देख लें, खुद से ट्राई करें, नहीं बनता तो फिर आप क्लास में आए, फिर असाइनमेंट आपको कराया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लास में थियोरी के साथ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल यहीं तक कंप्लीट। इसके बाद से अब आपको असाइनमेंट मिलेगा, फिर आपको प्रीवियस पेपर भी मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।